अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 84 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कहाँ से नज़र नहीं आ रहा, बताएं। आप इस रो में आएंगे, बैठ जाएं, इधर आके आ जाएं, ये पहली रो खाली कर दो। अच्छा जी, 84 बी है जी। 84 बी में बेसिकली 84 का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। 84 बी में हमने MCQs डिस्कस करने IS 8 के, इंशाल्लाह IS 33 के भी, जो हो सका, जितना हो सका, ठीक है। थेरी की कोई बातें कर ली तो फिर टाइम बचा तो मैं टेस्ट का सवाल भी डिस्कस कर लूँगा कि जो आया था, कम से कम उसको मैं रिक्वायरमेंट को ज़रूर पढ़ा दूँगा। क्योंकि कुछ बच्चे मुझे आके कह रहे थे सर डिस्क्लोजर था, डिस्क्लोजर नहीं था, EPS को जो कैलकुलेट करना था, जो डिस्क्लोजर में लिखनी है, उन्होंने ये कहा था। बारह रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, 84 बी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे वो बच्चे जो आज सुबह वाली क्लास में से होंगे और घर पे ये YouTube का लेक्चर ले रहे होंगे, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि एंड पे आप लोगों की क्लास में ज़रा बैलेंसिंग जल्दी हुई थी, और दूसरी क्लास में क्योंकि फॉर्मेट बना हुआ था तो थोड़ा सा टाइम था स्पेयर, तो मैंने एक पोर्शन जिसमें बैलेंसिंग स्टार्ट हो रही थी मैंने वो कट करवा लिया। थोड़ी सी बातें आपसे पहले हुई थी वो उनसे उस जगह पे हुई हैं, वो ज़रा चलो रिपीट हो जाएंगी। अगर को देखना चाहे, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग थी भाई? वो 15 मिनट ही होंगी। मैं 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा जो है वो क्लिप होगा जिसके अंदर आज की सिर्फ बैलेंसिंग हुई है लेक्चर 84 की एंड पे। कोई देखना चाहे, अगर महसूस करे कि जी नहीं तेज़ी से हो गया था, हमें समझ नहीं आई बैलेंसिंग से, तो वो उसको भी सुन सकता है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, पेज नंबर 428 पे आ जाएं। जी पहुंच गए सारे? वैसे तो थेरी पहले पढ़ के आना चाहिए था, लेकिन ट्राई करते हैं ज़रा, थेरी पढ़े बगैर भी कितने को MCQ हो जाते हैं। फिर जो यहाँ से थेरी के किसी जगह को टच कर रहे होंगे वहाँ से मैं पढ़ा भी दूंगा, साथ साथ वो भी हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करते हैं आधे घंटे में ये MCQs भुगत जाएँ। विच टू, 3:45 तक वैसे क्लास है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड, वैसे 4 बजे जमात हो गई है तो 3:45 वाला 50 मिनट तक भी जा सकता है। 5 मिनट लेट भी हो गया था ना भाई, जल्दी आ गया था, सॉरी। Which two of the following situations would not require a prior year adjustment? ये ना नॉट को छुपा लिया करो, ये बड़ा परेशान करता है। हमने पढ़ा होता है ये करना है, ये करना है, ये करना है, और सवाल के अंदर वो लिख देता है बताओ कि कहाँ कहाँ क्या ये नहीं करना, तो फिर बंदा परेशान हो जाता है। तो इसलिए नॉट को ज़रा थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं, ठीक है जी। अब वो चीज़ें हमने इनमें से देखनी हैं जो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर कर रही हैं। ओके, चलो पढ़ते हैं। इन लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैसे मेरे ख्याल में ये MCQ हुआ भी था। इन लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेंट्रीज आर अंडर स्टेटेड, नीचे बैलेंस गलती से आ गया, बाय अ मटीरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर। अब ये पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक गलती हो गई है, तो प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट इसमें चाहिए या नहीं चाहिए? इसमें चाहिए, टिक कर लिया हमने। लेकिन रिक्वायरमेंट पता नहीं क्या, अभी मैंने वो नहीं पढ़ी, उसने नोट कहा हुआ है, ठीक है ना। इसमें प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए ना, क्योंकि प्रायर ईयर की गलती है, इस साल में पता लगा। अ कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स अलाउंस फॉर इररिकवरेबल रिसीवेबल्स, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का दूसरा नाम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन किसे कहते हैं? ओह चलो जी, पता लग गया यहीं से। चलो बहरहाल, अंदाजे के चेंज को तो चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं ना जी, वो तो हम वैसे ही वो रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाया करते। अ कंपनी हैज़ चेंज इट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फ्रॉम 10 टू आउटस्टैंडिंग डेट्स टू एवरीथिंग ओवर 120 डेज, यानी कि उन्होंने परसेंटेज से एज एनालिसिस पे वो ले आए हैं। इंट्रो में पढ़ा हुआ है आपने, डेट जितना पुराना उतना शक वाला, ये तो मैंने भी बताया था करेक्शन के अंदर जब बैड डाउटफुल डेट में रिवाइज करा रहा था, ठीक है ना। तो उन्होंने पॉलिसी बदल दी, ये पॉलिसी नहीं असल में ये एस्टीमेट था। बिजनेस पॉलिसी ना कहो, बस एस्टीमेट है, चेन एस्टीमेट था 10% भागेंगे। अब एस्टीमेट क्या लगा रहे हैं, जो 120 दिन से ऊपर हैं वो समझो भागेंगे, शक में चले गए,
4 महीने से जो भी पुराना हो रहा है डेटर वो शक में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एस्टीमेट था, उस एस्टीमेट को कैलकुलेट करने का तरीका, जैसे लाइफ 10 साल थी 5 रह गई, प्रेजेंट वैल्यू इतनी, ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट होता था, ठीक है ना। तो ये चेंज इन एस्टीमेट है, इसमें हम रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं रीस्टेट करते थे, यानी प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट नहीं होती थी, ठीक है। तो इसमें तो नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, आगे आ सकते हैं, थोड़ा साथ हो जाए बेटा, पहले इस रो में आ जाए, इस रो में। अच्छा जी, आपने वहां से जिनको नहीं नजर आ रहा था वो तो वहीं पे बैठे रह गए। किस 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 स्टूडेंट को नहीं नजर आ रहा था एंड पे बात, आप नहीं कहा था? अच्छा चलो ठीक, इन्होंने, अच्छा जी चलें। A company has changed its allowance for irrecoverable receivables from 10% to outstanding debt to everything over 120 days old. Estimate change है, इसमें retrospective restatement नहीं होती थी। A new accounting standard has been issued and it requires a company to change its accounting policy but gives no guidance on specific application। पढ़ के आए हैं कि अगर स्टैंडर्ड बदले तो पॉलिसी चेंज देखना है ट्रांजिशनल प्रोविजन में जाके, ट्रांजिशनल प्रोविजन कुछ ना कहे तो बाय डिफॉल्ट चेंज इन पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिव है, तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट चाहिए। अच्छा, अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस। इसमें तो ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, इसमें हम प्रायर ईयर को एडजस्ट नहीं करते थे, सिर्फ करंट को ही एडजस्ट करते हैं और फ्यूचर में फिर वही चलाते हैं। इसका मतलब ए और सी में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट होती है, बी और डी में नहीं होती है। अब रिक्वायरमेंट जरा पढ़ लें ताकि 2 तरह के एमसीक्यूज तैयार हो जाए ना एक पढ़ के। जी जी, उन्होंने कहा है कि किस में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड, तो नहीं रिक्वायर्ड बी में और नहीं रिक्वायर्ड डी में। चलें आगे। 2 इन अकॉर्डेंस विद, अच्छा ये जो नाम लिखा होता है ना ये बड़ा परेशान करता है, इसको ना ब्रैकेट में ले लिया करो ऐसे। IS 8 पढ़ लिया ना एक बार, क्या है जी IS 8, बस ठीक है जी। अब क्या क्या रहा है जी, ये सिर्फ इतनी सी बात है। हाउ इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अकाउंटेड फॉर बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर बट नॉट द प्रीवियस ईयर फिगर। सही लग रहा है, चलो। बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर एंड द प्रीवियस ईयर, नो अल्टरेशन ऑफ एनी फिगर, लेकिन डिस्क्लोजर है नो, नाइदर अल्टरेशन ऑफ फिगर नॉट डिस्क्लोजर। मेरे ख्याल में तो फिर ए ही बचता है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम अकाउंटिंग उस साल को तो चेंज करते ही है ना फिगर को, ठीक है, लेकिन प्रीवियस को नहीं छेड़ते। ओके डन जी। नो अल्टरेशन ऑफ एनी फिगर, नहीं अल्टर करते हैं चेंज इन एस्टीमेट का और फिर नोट भी देते हैं। तो बेसिकली नोट तो लाजमी है, नोट तो है, ये दोनों जगहों पे सही लिखा हुआ था, नोट तो होना है। लेकिन एक में कहता है अल्टरेशन मत करो सिर्फ नोट लो, दूसरे में कहता है ना अल्टरेशन करो ना नोट दो। ये तो बिल्कुल ही गलत है दोनों ही, ठीक है। हाँ शक पहलों में पड़ता है, वो कहता है जी करंट ईयर फिगर को छेड़ो प्रीवियस को ना छेड़ो, ये तो सही है। करंट को छेड़ो प्रीवियस को भी छेड़ो, ये नहीं करते तो फिर यही बच गया, ठीक है। 3 अकॉर्डिंग टू IS 8 ब्ला 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 ऐसे, वरना जो यही पढ़ते हुए असल सवाल भूल जाता है कि वो क्या है। तो देख लो ना क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू IS 8, बस ब्रैकेट में ले लो, लंबा सा नाम है स्टैंडर्ड का, बड़ा मसला आता है वैसे ही वरना खामों का। अब बात क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। हाउ शुड अ मटीरियल एरर इन प्रीवियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड बी अकाउंटेड फॉर। बताओ देन में क्या सोचा हुआ है। हम प्रीवियस को भी सही करते हैं और करंट बाय मेकिंग एन एडजस्टमेंट in financial statement of current period through statement of profit or loss and note बनाओ, and note तो बनाते हैं, नहीं प्रायर ईयर एरर का नोट तो बनाते हैं, लेकिन उस नोट में ये लिखते हैं किस किस में चेंज आया, उसमें करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करते माना। लेकिन जो बात असल में गलत लिखी है ना उन्होंने यहाँ पे, वो ये लिखी है कि हम करंट पीरियड के अंदर मेकिंग एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल करते तो करंट पीरियड में ही है, लेकिन थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स को छेड़ते थे। याद है वो पास पेपर 1 में जो उन्होंने कर दिया था, पिछले साल की गलती थी उसको सही इस साल में कर दिया था। हमने कहा था नहीं नहीं पिछले साल को सही करो, इस साल को रिवर्स करो। याद है कि दिखाऊं वो सवाल जाके। तो इसका मतलब करंट ईयर में नहीं करते, ये तो गलत है, ठीक है।
ये गलत है। नेक्स्ट, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड एज अ मूवमेंट ऑन रिजर्व्स, ये कुछ सही लग रहा है, लेकिन कह रहा है एज अ मूवमेंट ऑन रिजर्व्स एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर, कुछ बात नहीं बन रही। ठीक है, प्रीवियस ईयर को चेंज करना होगा, इसको तो नहीं चेंज करना, पहला तो गलत था। इसमें कह रहा है एडजस्टमेंट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड, नहीं ये तो फिर गड़बड़ होगी ना, पूरी बात तो यूं चल रही है, करंट पीरियड में एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर में मूवमेंट ऑफ रिजर्व्स। अब करंट पीरियड के तो रिजर्व्स नहीं मूवमेंट में आते थे, पिछले साल की गलती को पिछले साल के प्रॉफिट पे छेड़ते थे और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग भी छिड़ता था और वो रीस्टेट होता था प्रीवियस ईयर का रिटेन्ड अर्निंग्स का। मुझे इस पे अभी शक है, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ये भी सही नहीं है। बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव, हाँ ये कोई लगता है प्रोफेशनल बात आई है आप, फॉर द प्रीवियस ईयर एट देयर करेक्टेड वैल्यू एंड डिस्क्लोजिंग द, हाँ तो रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव ऑफ प्रीवियस, पिछले साल की रिटेन्ड अर्निंग्स। ओपनिंग लेट्स से 1 जनवरी 18, पैट ऑफ 18, फिर क्लोजिंग 31 दिसंबर 18, फिर पैट ऑफ 19, फिर क्लोजिंग ऑफ 19। अब इधर खड़े होकर पता चला इस साल में गलती थी पिछले में, ठीक है ना, तो हम क्या करते थे, हम जाकर पिछले साल की गलती को पिछले साल के प्रॉफिट्स में एडजस्ट करते थे ऐसे करके, ठीक है ना, माइनस या प्लस वगैरह, ओके, और फिर इस फिगर को कहते थे ये भी रीस्टेट होगी, ये भी रीस्टेट होगी, ठीक है। तो रीस्टेट किया हमने कंपैरेटिव को, हम 18 ये चेंज इन इक्विटी बनती थी, ये चेंजेस इन इक्विटी बनती थी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, याद है। तो 19 के साल की चेंज इन इक्विटी में 19 की रिटेन्ड अर्निंग्स को नहीं रीस्टेट करते थे, रीस्टेटेड कहां लिखा होता था, यहां यहां, ठीक है ना। तो बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव्स, ओके, ये सही है जी, ये अभी तक तो ये सही है। आगे कहता है बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव फॉर द प्रायर पीरियड एट देयर करेक्ट वैल्यू बट विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, नहीं जी प्रायर ईयर का नोट बना करता है, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ नेचर वगैरह ये सब कुछ बताते हैं हम, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ही ओनली ऑप्शन सही है, ठीक है जी। देख लें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बी, बाय मेकिंग एन एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट, यही गलत ये है, गलत ये है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट, इसीलिए तो मैंने ये बनवाई है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड की बात करें ना भाई, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड तो बनती हैं सिर्फ ये, आप सही है, ठीक है ना। अब पढ़ो जरा, अब पढ़ो, इसको सामने रखो, इसलिए तो बनाया है, अब सामने रखो। ये जो बात लिखी है ये रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव, ये यहां लिखी हुई है, और ये कह रहे थे कि ये वाली बात यहां पर सही करो, ये यहां पर सही करो, डन हो गया, चलें आगे, ठीक है, जरा बारीक बीनी से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, 4, which of these changes would be classified as a change in accounting policy as determined by IAS 8 blah blah blah। बस ठीक है, IAS 8 में कुछ जो पूछना है वो पूछ रहा है, ठीक है ना, नाम को छोड़ो अब। अच्छा जी, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज द अलाउंस ऑफ इररिकवर, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, एस्टीमेट चेंज, चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री फ्रॉम FIFO टू, हाँ ये पॉलिसी चेंज है, ठीक है। चेंज द डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, ये तो एस्टीमेट चेंज है। चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ मोटर, ये भी एस्टीमेट है। तो सिर्फ बी है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 सही है, क्लियर है जी बेटा। बेटा इस दूसरी रो में जगह बनाए, इससे ज़्यादा पुत्र नहीं जूम हो सकता, ठीक है, 7 हो जाए शाबाश, तो थोड़ा सा तो एक बच्चे की, और आप आगे आ जाओ,
और किस किस को मसला है वो इस रो में आए, और किसी को नज़र आने का मसला है? पहली रो में जगह आप लोगों के लिए बनाई हुई है, ठीक है जी। तो आपने सियासत से अपनी सीट वापस ली है। अच्छा जी, इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए किन दो में? मतलब वो कह रहा है कब अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज करेंगे अकाउंट फॉर, ठीक है ना। मेड बाय एंटिटी यानी अकाउंट फॉर करेंगे। भाई सुनो, अगर चेंज रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस हो तो चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इफ एंटिटी थिंक्स दैट न्यू पॉलिसी वुड बी इजियर टू रिपोर्ट, यहाँ इजियर नहीं, यूजर को देखो, यूजर को अगर समझाने के लिए मुश्किल काम करना पड़े तो करो, यूजर को असल में समझाना है, सारे स्टैंडर्ड्स यूजर को ही देखकर टारगेट करके चल रहे होते हैं, ठीक है। न्यू पॉलिसी वुड शो मोर, हाँ प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, खुदा का खौफ करो, जान तो अल्लाह को देनी है, मरना नहीं है। इफ न्यू पॉलिसी रिजल्ट इन, हाँ ये मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, तो ए एंड डी। इस सूरत में, इन दो सूरतों में 2 नंबरी होगी, पॉलिसी बदलना ये 2 नंबरी है, ठीक है। ओके, नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग would be treated under IS 8 as a change in accounting policy? सवाल है ना किसी विच ना सी सारा जी। तो कौन कौन सी चीज़ें चेंज इन पॉलिसी हैं? चेंज इन पॉलिसी, फिर वही आ गया लेकिन डिफरेंट होगा। FIFO से एवको पे जाना, चेंज इन पॉलिसी। डेप्शन स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस, एस्टीमेट चेंज। एडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट, जी पढ़ाया था कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है लेकिन IS 8 वाली अकाउंटिंग नहीं करनी इसकी। अब वो कह रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड अंडर IS 8 एज अ चेंज इन ट्रीट, चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट विच हैव अराइजन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं होती, ये तो एप्लीकेशन या सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में तो ये दोनों भी नहीं है। आप मसला ये आप कहोगे ये सर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है, और यार है, मैंने कब कहा नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कौन सा, वैसे तो विच वन से भी अंदाजा हो रहा था, लेकिन वो कह रहा है कौन सा वुड बी ट्रीटेड अंडर IS 8। मसला क्या था ये, इसके बारे में हमने ये कहा था कि ये इट इज अ चेंज इन पॉलिसी, ठहर जाओ, चेंज इन पॉलिसी, हाँ, बट ट्रीटेड अंडर IS 16, बट ट्रीटेड अंडर, हाँ तो ट्रीट ये IS 16 के अंडर होता था, IS 8 के अंडर नहीं होता था, ट्रीटेड अंडर IS 16, ठीक है जी। तो इसलिए इसको भी हमने यहां से निकाल दिया और ऑप्शन बची सिर्फ ए, ठीक है जी। ओके, नंबर 7 किन्ने ने कोई बात नहीं यार, फिर अगले वीकेंड पे मिल लेंगे। कैश फ्लो कौन सा अगले वीकेंड पे खत्म हो जाना है कि उसके MCQ होंगे, तो MCQ तो यही बचे होंगे जो बच गए, या हफ्ते में ही कोई 2-2, अब वैसे भी थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा बचने लग जाएगा, 5-5 मिनट, 2-2 MCQ भी होते हैं रोज़, क्योंकि अब वो वाला लेवल नहीं रहना कैश फ्लो के सवालों का आपके सामने। आपने जो वो होमवर्क आप सुबह वाले बच्चे को बैठे, हाँ इंपॉर्टेंट बात तो आपको बताना ही भूल गया, ओके जी। ये वो बच्चे मेरे घर पे बैठे हुए जो IS 8 और IS 33 के MCQs कर रहे हैं और सुबह वाली क्लास में थे, वैसे तो अगेन सुबह वाले ज़्यादा हैं, सर आप खड़ा करें सुबह वाले, चेक करो, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, ज़्यादातर वही हैं, ठीक है। तो देख लो, बस आप लोग हालात देख लो, पता नहीं क्या मसला है, ये दूसरी क्लास वाली ये हर दफ़ा ही ऐसे करते हैं, ठीक है। कम है ना, कम है, 10% भी नहीं है बच्चों आप लोग। अच्छा सुने, तो वो सुने, सुबह वाले
बच्चे भी ये नोट फरमा लें, शाम वालों ने तो, शाम वाले नहीं, दूसरी क्लास वालों ने तो नोट कर लिया था, 7:30 वाले ये नोट कर लें, बैच 1 है 7:30 वाला। ओके, ये होमवर्क है। अमीन वाला सवाल 10 से 12 मिनट में पड़क जाएगा, करना ज़रा स्पीड से, ये नहीं कि बनाते रहो। नादिर वाला सवाल 70-80% इंशाल्लाह आप कर जाओगे, और टेक्सला वाला सवाल भी 50% से ऊपर आप करोगे इंशाल्लाह। अमीन वाला मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी इन दोनों में से एक सॉल्व करूंगा मंडे को इंशाल्लाह पूरा, चाहे आप करके भी आएंगे, लेकिन चेक करूंगा, सख्ती बहुत होगी, ठीक है। और दूसरे की भी एडजस्टमेंट डिस्कस कर लूंगा जो करने वाली होगी, और फिर अगले दिन देखेंगे वो आप कहेंगे तो वो कर देंगे, वरना कोई नया कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करनी है बेटा, पर्चा पास करना है। तो संडे है ना, संडे, तो संडे पे 2 घंटे देने चाहिए आपको FAR को, ठीक है। किसी बच्चे ने कहा FAR 2 में सर संडे मर मर के आता है। मैंने कहा भाई आपका संडे तब आएगा जब आपको ICAP के नंबर से मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन एडमिटेड एज अ मेंबर, यू हैव बीन क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड, तब उससे अगला वीकेंड आपका वीकेंड होगा। वो वखरी गल है कि मैं भी कल बह के पढ़ना है ना, तो इंसान की ज़िंदगी में एफर्ट तो नहीं ख़त्म होती। लेकिन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IAS 8। अच्छा जी, क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड, ये चेंज इन पॉलिसी की ही एग्जाम्पल पढ़ाई थी, याद है, एग्जाम्पल से समझाया था, ऊपर लिखी भी होगी एग्जाम्पल। ये बड़े काम की चीज़ है ये वन नोट, ये सारे सबूत अपने पास रखता है, आप मुकर ना सकें, और मैं भी ना मुकर सकूं, जैसे वो मैं भूल गया था क्यूमुलेटिव वाली बात दूसरी क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट, switching to purchasing plant using leases from a previous policy of purchasing plant for cash, ये बिजनेस पॉलिसी का चेंज था, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं था। चेंज द वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज इन्वेंट्री इन लाइन विद ग्रुप पॉलिसी ऑफ इन्वेंट्री, ये भी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट थी, ये भी चेंज इन पॉलिसी नहीं है। रिवाइजिंग तो है चेंज इन एस्टीमेट, हद हो गई यार, एक ही था बस, पहला ही था। ओ टॉम एंड जेरी, कौन सा? छुट्टी वाले पड़े गए, छुट्टी वाले पड़े गए, छुट्टी वाले। अच्छा, किधर बेटा, इधर देखें प्लीज। हम क्या बेचा था? धागा बेचा था ना, हम धागा बना के बेचते थे, कभी कभी साथ वालों का धागा भी अपने कस्टमर को बेच के कमीशन रख लेते थे। तो हमारी कोर एक्टिविटी थी धागा बना के बेचना, और कमीशन पे बेचना अदर इनकम, नॉन कोर एक्टिविटी। हमारी फैक्ट्री बंद हो गई किसी वजह से, हमने धागा बना के बेचना छोड़ दिया। अवांड गवांड हमारे में जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका धागा बन रहा था, हमारे लिंक्स मौजूद थे, हमने उनसे धागा उठाया, अपने कस्टमर्स को बेचा, अपना कमीशन रखा, और सिर्फ यही काम किया, अपनी तो फैक्ट्री बंद है। अब हमारी जो कमीशन इनकम है वो मेन कोर एक्टिविटी बन गई। तो अब इस साल के अंदर ये 3500 का मिसाल के तौर पे अगर मैंने कमाया है कमीशन, तो ये मेरा रेवेन्यू में नज़र आएगा, अदर इनकम तो नहीं है। अब ये रेवेन्यू पिछले साल अदर इनकम में हमने क्लासिफाई किया था, अगर इस साल ये उठा के रेवेन्यू में ले गए हैं तो इसको भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहा था हमने, और ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई थी, ये जिसको मैंने इस तरह से समझाया था। ये पेज नंबर 390 था, ये पॉइंट नंबर 3 था, और ये इसकी एग्जाम्पल थी, मैंने अभी नहीं लिखी है, उसी वक्त का लिखा हुआ। तो कहाँ था, पेज नंबर ही बता दो, आ गया। तो जी ये जो क्लासिफाइंग कमीशन है, ये एज रेवेन्यू प्रीवियसली बीइंग क्लासिफाइड एज अदर इनकम, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था। ओके, नेक्स्ट पढ़ें, टॉम जेरी। अभी भी देखता हूं मैं कभी कभी। चाय पियोगे?
तो पी लेना क्लास के बाद जाके। गजब बेइज्जती हुई है। अच्छा, किस किस ने चाय नहीं पीनी, हाथ खड़ा करें ऊंचा। किस? अच्छा जी। डायरेक्टर्स ऑफ टॉम लिमिटेड आर डिसअपॉइंटेड बाय ड्राफ्ट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 30 सितंबर 13। ड्राफ्ट मतलब देखो, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ना तो वो ड्राफ्ट होता है, ठीक है। अब उसको डायरेक्टर्स मीटिंग में रखा जाता है, बल्कि पहले ऑडिटर ऑडिट आगे करता है, उसके बाद फिर वो इनिशियल होने के लिए आती हैं डायरेक्टर्स के पास। डायरेक्टर्स इनिशियल करते हैं यानी साइंस करते हैं और ऑथोराइज करते हैं इनको फॉर इशुएंस, फिर वो प्रिंटिंग में जाती हैं। अब जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, ऑडिटर ने उसको ऑडिट शूट करके सारा कुछ फाइनल करके दे दिया, तो डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने देखी तो बड़े ही डिसअपॉइंट हुए, प्रॉफिट्स बड़े कम हैं। द कंपनीज असिस्टेंट अकाउंटेंट जेरी हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग। जेरी आया, उसने आगे कहा कि मैं आपको कुछ ऐसे गलत मशवरे दूंगा जिससे आपके प्रॉफिट्स गलत तरीके से बढ़ जाएंगे। ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है। बहरहाल ने को सजेस्ट करने हैं। ज़ाहिर है अकाउंट्स अगर बन गए हैं तो सीधे तरीके से तो प्रॉफिट नहीं निकला होगा ना, तो अब वो सजेशन क्या देगा, चलो देखते हैं। अ मेजर आइटम ऑफ प्लांट दैट कॉस्टेड 20 मिलियन टू परचेज एंड इंस्टॉल ऑन यकम अक्टूबर 10। हम 30 सितंबर ईयर एंड 30 सितंबर 13 में खड़े हैं, तो पुराने ज़माने की बात है, यानी कि 2-3 साल पुरानी बात है। असल में 30 सितंबर ईयर एंड है ना, ऐसे कर लिया करें। वैसे तो इस सवाल में इतनी को ख़ास ज़रूरत नहीं थी, तो बहरहाल आपने ईयर एंड लिख लेना होता है, अच्छा होता है 30 सितंबर 2013। अब एक प्लस करो, मैंने ऐसे लिखना सिखाया हुआ है, एक दिन प्लस करो, यकम आ गई, और महीना माइनस करो, अक्टूबर आ गया, और 12, ठीक है। अच्छा, तो इस साल के शुरू होने से भी कोई 2 साल पहले की बात है। ये प्लांट खरीदा था और इंस्टॉल किया था 20 मिलियन पे। इज बीइंग डेप्रीशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ 5 ईयर पीरियड ऑन यकम अक्टूबर 12, हमारे साल के पहले दिन। द प्रोडक्शन मैनेजर बिलीव्ड दैट प्लांट वॉज लाइकली टू लास्ट 8 years in total from the date of its purchase। अच्छा, अब इनिशियली को कह रहे थे कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पर 5 साल पर डेप्रीशिएट होना है। 12 के स्टार्ट में वो कह रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बिलीव कर रहा है कि प्लांट जो है वो 8 साल चलेगा इन टोटल फ्रॉम डेट ऑफ इट्स परचेज। अब ज़रा देखते हैं, डेट ऑफ परचेज थी यकम अक्टूबर 10 से 11 और 12, 2 गुजर गए, रिमेनिंग लाइफ थी 6 साल। और वैसे रिमेनिंग लाइफ बनती कितनी थी, 5 साल इनिशियली था ना, 2 गुजर गए, 3 रहते हैं। अब वो कह रहा है कि टोटल में वो 8 साल लाइफ वाला हो गया है फ्रॉम डेट ऑफ इट्स परचेज, ठीक है। तो फिर 2 गुजर गए तो रिमेनिंग 6 बचते हैं। जेरी बिलीव्स दैट as the useful estimated life has increased, the previous year's depreciation was overstated। यार हम तो ये सोच रहे थे कि शायद वो ये कहेगा, लो जी एस्टीमेट चेंज हो गया है, अब जो पहले 5 साल पे ऐसे डेप्रीशिएट हो रहा था इन टोटल, अब 8 पे होगा, तो जाहिर है डेप्रीसिएशन तो कम हो जाएगी ना, हैं। तो वो कहेगा लो जी एस्टीमेट चेंज हुआ है, इस साल के अंदर इसको आप ऐसे कर लें, और सही भी होगा, सही मशवरा दे रहा है। लेकिन लालच है ना इंसान, जैरी भी तो इंसान है। तो जैरी ये कह रहा है कि इस साल में तो ये होगा ही होगा, ये जो इस साल लाइफ में चेंज आया है इसका मतलब पिछले साल में भी फिर ये डेप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं चार्ज हो गई, ठीक है। जैरी बिलीव्स दैट एज द यूजफुल लाइफ एस्टीमेट हैज इंक्रीज्ड, द प्रीवियस ईयर्स डेप्रिसिएशन वाज ओवरस्टेटेड एंड इट्स डेप्रीसिएशन एक्सपेंस शुड बी पहली बात, प्रीवियस ईयर की डेप्रीसिएशन तो गई खूह खाते में, ये एस्टीमेट था जो चेंज हुआ, प्रीवियस ईयर को तो छेड़ नहीं सकता था। अच्छा, अगर प्रीवियस ईयर को हम छेड़ते भी हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को छेड़ते हैं, या ना हो प्रॉफिट तो रिटेंड अर्निंग्स को छेड़ते हैं। ये क्या कह रहा है, पिछले साल की डेप्रिसिएशन जो ज्यादा चार्ज हो गई थी उसको इस साल के प्रॉफिट्स में हिट करा दो, रिवर्स करा दो। तमीज
ये हालात हैं जैरी के। पढ़ लेता अकाउंटिंग, कह रहा है शुड बी रिवर्स्ड इन करंट ईयर। प्रीवियस ईयर्स डेप्रिसिएशन जो कि ओवरस्टेटेड थी शुड बी रिवर्स्ड इन करंट ईयर। अपने तरफ से अब हलाल कर रहा है अपनी नौकरी अकाउंटेंट। हद होगी यार, गलत मशवरे दे रहा है। तो बात समझ आई है? पहली बात है ये तो एस्टीमेट चेंज है, पिछले साल को छेड़ना ही नहीं होता। फिर अगर खुदा ना खास्ता को पॉलिसी या एरर होता, पॉलिसी चेंज या एरर होता तो प्रीवियस ईयर को जाके छेड़ते, करंट को तो कभी भी नहीं छेड़ते। ठीक है ना? पास पेपर 1 कितनी हेल्प कर रहे हैं, हालांकि कितना आसान सा लगता था। पिछले साल ही गलती इस साल छेड़ी, इसीलिए तो किया था ये पास पेपर 1 इसका। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज बीइंग प्रपोज्ड बाय जेरी एंड हाउ शुड इट बी अप्लाइड? जी जेरी ने जो चेंज कही है ना, ये तो असल में नेचर ऑफ चेंज जो जेरी प्रपोज कर रहा है, मेजर प्लांट की कॉस्ट जिसकी जख्म उसकी लाइफ में चेंज आया, ये तो चेंज इन एस्टीमेट होता था। यार वैसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये दीवार बिल्कुल स्पार्ट हो गई। आप लोग आ ही जाते हैं हाइब्रिड वालों, बंद है कैमरा, ऐसे लगता है ऐसे पता नहीं कुछ रोज की आदत है ना, नजर आ रहा है सही है और ये है और वो है। अभी नहीं कोई ना जाके बैठे, लेकिन वो ऐसे ना जब दीवार आगे से ऐसे रख के मारती है, मैं उधर देखता हूँ तो ऐसे देखता हूँ ना, आदत बनी हुई है। हाँ उधर सही चल रहा है, जैसे ही देखता हूँ आगे दीवार, कोई बात नहीं कर लेता हूँ एडजस्ट। हाँ जी, चेंज इन पॉलिसी है या चेंज इन एस्टीमेट है या प्रायर ईयर एरर है? पहली बात है चेंज इन एस्टीमेट है। दूसरा ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, ये हमारा नॉलेज है IAS 8 का। अब देखते हैं उन्होंने क्या बताया हुआ। चेंज इन पॉलिसी, अस्तगफिरुल्लाह, चेंज इन पॉलिसी है, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, वो चेंज इन पॉलिसी है ही नहीं। चेंज इन एस्टीमेट, हाँ रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, चेंज इन एस्टीमेट तो रिट्रोस्पेक्टिव होता ही नहीं है। ठीक है, चेंज इन पॉलिसी है, प्रोस्पेक्टिव है। नेक्स्ट, हम समझे थे पता नहीं कोई कैलकुलेशन आएगी है आगे। इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन टू अ पीरियड। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल तो क्या करो, मेक चेंज ओनली टू द करंट पीरियड। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट नहीं ऐसे कर लेना। स्टैंड कहता था कोशिश करो जितना जा सको जाओ, और अगर बिल्कुल पिछले साल के एंड पे आखिरी दिन ही आग लगी थी, कुछ नहीं बचा, तो फिर करंट ईयर तो कर ही लो। ये तो आखिरी लास्ट रिजॉर्ट था जी। इम्प्रैक्टिकेबल है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, अप्लाई चेंज टू अर्लीस्ट पॉसिबल, ये सही लग रहा है। डू नॉट मेक चेंज, मेक द चेंज इन नेक्स्ट बी। Which two of the following would be treated as change in accounting policy? Treated as change in accounting. Entity has received its first government grant and is applying deferred by first application, adoption. This is not change. Entity has revalued its properties. Up to now, they had all been carried at historical cost. अच्छा, अब यहां पर उसने ये नहीं कहा ट्रीटेड अंडर IAS 8। सुभान अल्लाह यार, कितना जबरदस्त है यार। ये देखो जरा, किथे गया ओ, किथे 6 जी, ये देखो यहां पे कहता था ट्रीटेड अंडर IAS 8, तो हमने कहा था IAS 16 वाले को निकाल दो। यहां पे कह रहा है ट्रीटेड एज चेंज इन पॉलिसी, तो चेंज इन पॉलिसी तो है ना IAS 16 वाला। हाँ देखा, बारीक बीन है आप तो माशाल्लाह। Which two of the following would be treated as change in policy? Entity has revalued its properties. Up to now they had been carried at historical cost. This is a change in policy. This is treated as change in policy, but this change in policy is accounted for in accordance with IAS 16, not IAS 8। असल मसला ये है, ठीक है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो ये है, ये है। एंटिटी हैज रिक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ देखते हैं। एंटिटी हैज इंक्रीज्ड, ये तो नहीं है। अब ये तो है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये सी के बारे में, ओहो सॉरी, ये हाँ सही है। मैंने समझा शायद ए है। सी एग्जाम्पल कहीं पढ़ी नहीं, लेकिन इस जैसी ही तो अभी रिवाइज भी कराई उस बच्चे की वजह से, आप लोगों को उसकी बरकत से रिवाइज भी कराया। और वो इनकम की बात हो रही थी, ये एक्सपेंस की होगी। ये फ़र्क क्या है?
आज तक एक चीज अदर इनकम में आ रही थी, आज से आने लग गई रेवेन्यू में, है तो वो भी इनकम ये भी इनकम, इसको क्या कहा? चेंज इन पॉलिसी। ऐसी ही बात है यहाँ एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक्सपेंस को इनकम या इनकम को एक्सपेंस नहीं बनाया, वहां पे भी एक इनकम ही थी, फिर इनकम ही रही, सिर्फ नाम बदल दिया, अदर इनकम से रेवेन्यू कहा। यहां पे भी क्या है? एक एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस असल में ये डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब ये IS 38 में पढ़ना है आपने जाके, जब तक डेवलपमेंट कॉस्ट 6 क्राइटेरिया मीट ना करे तो एसेट नहीं बनता, एक्सपेंस होता है, तो उसको वो आपको नहीं टेस्ट कर सकता। उसने इसलिए ज़रा बात समझा भी दी है, ट्रीटेड फ्रॉम इधर से उधर, बस वो दोनों तरफ एक्सपेंसेस ही रखे हुए हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट इससे ज़्यादा आपको नहीं पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट कॉस्ट मीन्स एन एक्सपेंस, ठीक है ना। तो इसको अंडरलाइन करके लिख लो एक्सपेंस, बस एक एक्सपेंस है, नाम उसका डेवलपमेंट कॉस्ट है। ये डेवलपमेंट कॉस्ट कौन सा एक्सपेंस होता है ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये अगले पर्चे में जाके आप पहला टॉपिक ही नॉर्मली यही पढ़ा करते हैं, आसान टॉपिक है बड़ा, IS 38 इंटेंजिबल्स का, वहां जाके ये पढ़ लेना। फिर एंटिटी हैज रीक्लासिफाइड, एंटिटी हैज रीक्लासिफाइड, किधर ये ना जी, ये रीक्लासिफाई ही किया था। देखो हमने इनकम को एक्सपेंस नहीं कहा था, एक्सपेंस को इनकम नहीं कहा था, हमने एक इनकम को ही इनकम कहा था, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन हम बदल गए थे। आजा भाई सामने, उसका क्या किया था जी हमने? ये हमने क्या किया था? ये हमने क्लासिफिकेशन, इनकम का हेड बदल दिया था। पहले ये इनकम रेवेन्यू में पड़ी थी, सेल में, फिर ये पहले इनकम अदर इनकम में पड़ी थी, फिर ये रेवेन्यू में ले गए। तो हमने ये क्या किया था? क्लासिफिकेशन बदली थी। अब ये इनकम के केस में थी। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी एक एक्सपेंस था, पहले वो इधर पड़ा था, पता नहीं या इधर, जहां भी था दूसरी तरफ ले गए, तो ये भी क्लासिफिकेशन का ही चेंज है। तो इनकम वाली एग्जांपल स्टैंडर्ड ने दी, आई के अपनी किताब में दे दी, और एक्सपेंस वाला MCQ डाल दिया। थोड़ा बहुत तो समझना भी चाहिए इस तरह से बात को, ठीक है, रट्टा थोड़ी लगाना होता है। तो जो एंटिटी ने रीक्लासीफाई किया है एक एक्सपेंस को फ्रॉम ऑपरेटिंग टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये भी क्या कहलाता है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। दिस इज लाइक, ठीक है, लिख लो, दिस इज लाइक कमीशन वाली एडजस्टमेंट। ओके, तो सी क्या ये मैं वहीं से उठा के लाया हूं भाई। $11 correcting the recognition, measurement and disclosure of amounts in financial statements as if prior period had never occurred. This is retrospective restatement. ऐसे तो नहीं अच्छा लगेगा ना, आप जब तक थ्योरी में इस बात को देख के ना आए, क्योंकि वो तो दूसरा चेंज इन पॉलिसी वाला तो पढ़ा हुआ था ना, जहन में बातें थी। अब ऐसे तो नहीं ना अच्छा लगता कि हम बगैर देखे आ जाएं। तो चलो करेक्शन ऑफ एरर को जल्दी से देख लेते हैं। पेज नंबर किताबों का जो कि आपके पास नहीं है वो ओपन करते हैं। पेज नंबर 3, किताब नंबर बताऊंगा ना पेज का, तो रजिस्टर पे तो लिख सकते हैं ना कम से कम। अच्छा जी, पेज 392 पर प्रायर पीरियड एरर्स की डिस्कशन है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। और यार आज IS 8 हो जाए 33 ना हो, हम तो दौड़ लगानी होती तो एक्स्ट्रा क्यों रखता मैं क्लास के, चलो यार टॉपिक तैयार हो गए, एक एडिशनल काम है, दौड़ नहीं लगानी है, जो इफेक्टिवली होगा अब वही करेंगे। समझ आना चाहिए चीज़ों को, अभी तक सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह समझ आता रहा है। तो हम एंड पे आगे कोई ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और रह भी कुछ नहीं गया, अभी कैश फ्लो शुरू हो गई है, इसके बाद NPO और रेशोज़। वैसे एक लेक्चर चाहिए होता है फ्रेमवर्क के लिए, फ्रेमवर्क के लिए एक लेक्चर होता है, तो उसको बस NPO और रेशो अगर गिन लोगे ना, तो जितने दिन NPO पे लगेंगे रेशो प्लस फ्रेमवर्क पे उतने लगेंगे, इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन काफ़ी काम है अभी।
मतलब कैश फ्लो भी अभी ख़त्म करनी है, उसको एग्ज़ाम लेवल पे लाना है, सारी चीज़ें करनी है, दौड़ नहीं लग सकती, बस हमसे वो लगती नहीं है। हाँ सुकून से करें, अच्छा भला पढ़ते आ रहे हैं। तो ये ना कहना सर IS-33 भी कहा था और टाइम तो ख़त्म हो रहा है, आप थेरी पढ़ाने आ गए, ये थेरी तो पढ़नी थी ना। हाँ हो सकता है मैं IS-8 को ख़त्म करके EPS को छोड़ दूँ और मैं रीसेंट अटेम्प्ट वाला सवाल सॉल्व करा दूँ, ताकि ज़्यादा बोर हो ना, थेरी पढ़ के भी बोर हो जाते हैं ना मेरे बच्चे। प्रायर पीरियड एरर की डेफिनेशन पढ़ो, पैरा 5 के अंदर लिखी हुई है। प्रायर पीरियड एरर्स, ओमिशंस किस वजह से होते हैं इसको बाद में देखते हैं। पहले तो ये चीज़ जो MCQ में पढ़ी थी, ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ा दूँ। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करते हैं प्रायर पीरियड एरर्स की, यही करते हैं ना। इसकी डेफिनेशन पैरा 5 ने क्या लिखी है, जैसे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ के आए थे, ये किधर गया, ये मैंने कहा था एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी एज इफ इट वाज ऑलवेज अप्लाइड, याद है, ये देख लो आपकी क्लास में निशान लगा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन पॉलिसी एज इफ इट इज ऑलवेज बीन अप्लाइड, यानी ऐसे पॉलिसी को अप्लाई करो, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब ऐसे अप्लाई करो जैसे हमेशा से यही पॉलिसी थी। अब एरर की करेक्शन की बात क्या कर रहे हैं, ऐसे करेक्ट करो जैसे कभी था ही नहीं। ये पढ़ो, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, करेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग या मेजरमेंट वगैरह, ठीक है, या डिस्क्लोजर, जिसकी भी गलती हुई है, करेक्शन करो ऑफ अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ प्रायर पीरियड एरर हैड नेवर अकर्ड, था ही कभी नहीं। करेक्शन ऑफ amounts of financial statement as if prior period error had never occurred, ये डेफिनेशन पढ़ानी थी आपको, लेकिन अब चूंकि आ गए हैं चुनाचे अब ये सफा पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है, जल्दी से। चलो जी, ये तो वो MCQ हो गया ना जिसको लेकर मैं इधर आया था, ठीक है, लेकिन चलो अब जल्दी से पढ़ लो। प्रायर पीरियड एरर होता क्या है, वो कहता है जी ओमिशन, ओमिशन कहते हैं एक चीज सिरे से ना आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओमिट हो जाए, ओमिशन आई ही नहीं। मिस स्टेटमेंट आई तो है पर अमाउंट गलत है। ओमिशन क्या है, ओमिशन क्या है, आई ही नहीं, मिस स्टेटमेंट गलत आ गई। प्रायर पीरियड एरर्स आर omissions or misstatements for one or more periods because of failure to use information, failure to use information which was available, लेकिन आपने कहा कोई नहीं है, इंफॉर्मेशन नजर ही नहीं आई। सही से देखो, जैसे अम्मा अब्बा कहते हैं, अम्मा अक्सर कहती हैं फलां चीज लो, नजर नहीं आ रही, मेरी अक्खा ना वेख, वो वाली बात हो रही है। स्टूडेंट कह रहा है कि आपने ओमिशन या मिस स्टेटमेंट क्यों की, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को यूज करने से फेल कर गए, फेलियर टू यूज इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल थी, आपको नजर नहीं आई, भूल गए, आगे पीछे हो गई, ठीक है। दूसरी सूरत, फेलियर टू यूज इंफॉर्मेशन जो कि क्यों नहीं आप इंफॉर्मेशन यूज कर सके, कॉज कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड। कहते हैं जी या तो वो सामने पड़ी थी और आपको नजर नहीं आई, या थोड़ा सा हाथ पांव मारते तो मिल जाती, दोनों सूरतों के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपने यूज नहीं की, जिस वजह से आप ओमिट कर गए कोई चीज या मिस स्टेट कर गए, इसको कहते हैं एरर। याद करने की तो जरूरत है नहीं, पैरा 5 के अंदर ये डेफिनेशंस लिखी हुई है, मैं निशान लगाने शुरू कर चुका हूं, एक ही बार लॉन्च करूंगा चीजें आपके सामने, जिस दिन स्टैंडर्ड मंगवा लूंगा, ऐसे ही किसी एक्स्ट्रा क्लास में मिलेंगे, नॉर्मल क्लास में इतना टाइम नहीं होता। निशान लगाने शुरू कर चुका हूं, बता दूंगा फलां पार्ट ले आओ, उस पार्ट में स्टैंडर्ड खोलेंगे, ये पैरा ये चीज़ें हाईलाइट कर लो, तो वो कर लोगे आप, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है। तो याद नहीं करना, सिर्फ समझाना था, समझ आया। एरर क्या है, प्रायर ईयर एरर को डिफाइन कैसे करता है स्टैंडर्ड, कहता है कोई मिस स्टेटमेंट जो ओमिशन इसलिए हुई क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को यूज ना कर सके, जो कि अवेलेबल थी लेकिन आप अन्य हुए थे, या रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो अवेलेबल हो सकती थी, थोड़ी सी मेहनत करते तो, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या है जी, अगर प्रायर ईयर एरर हो जाए तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है, पास्ट, करंट और फ्यूचर, एंड डिस्क्लोजर, ठीक है, नोट भी बनाना है, और प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट भी रिट्रोस्पेक्टिवली जाके रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई भी करना है, ओके। रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है वो अभी भी पढ़ाया, स्टेटमेंट डन हो गया।
अब इम्प्रैक्टिकेबिलिटी बिल्कुल सेम है, वही बात दोबारा लिखी गई है। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट माइट बी इम्प्रैक्टिकेबल, ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहता है अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड तक जाओ। ये वही सेम बात लिखी है दोनों के लिए, ये दोनों के लिए सेम थी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये ना, ये कोई आप एंडलेस लिस्ट के एरर तो दुनिया जान के तरीके से आप रेक्टिफिकेशन पढ़ के आए हैं माशाल्लाह, ठीक है। तरह तरह के एरर्स होते हैं, ठीक है। आपकी सोच से भी बाहर एरर हो जाता है, कमिट को क्रेडिट कर दिया जी, वो सबसे मुश्किल सीबी वाली एडजस्टमेंट जिस जैसी इस अटैम्प्ट में भी एक आई हुई थी जो टर्म टेस्ट में डाली थी। गलती तो गलती है, किसी भी तरह हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन देख लो। लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्रीज वर अंडरस्टेटेड बाय मटेरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर, रिपेयर वाज कैपिटलाइज्ड, मैथमेटिकल मिस्टेक इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। मेरी कह रहा कि एप्लीकेशन कहते हैं पॉलिसी को अप्लाई। पहले क्या था, सिलेक्शन, यार ये इसी तरह चलवा दें, को बंद है तो। पहले क्या था जी, एप्लीकेशन सिलेक्शन के वक्त आपने कहा जी IS2 लगेगा मेरी इन्वेंट्रीज पे। अब मैं तुम्हें क्लास से निकालूंगा, सुबह बुलाऊं शाम बुलाऊं जब बुलाऊं, तुम्हारा बोलना ऐसा ही है, ठीक है। उठ जाओ, बल्कि पिछली सीट पे बैठो, एक सीट की तनजली, जैसे कैमरा इसके मुंह की तरफ करना, इधर 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 पिछली सीट, हाँ साथ नहीं, इससे अगली पे कहा है। शक्ल नजर आई है आमिर भाई कैमरे में, ठीक है। ये ऑनलाइन वालों ये वायरल करना। अच्छा चलो इस दफा माफ कर देना, इस दफा माफ कर देना। ऑनलाइन वालों से ज़्यादा डर लगता है, उनके पास लेक्चर पड़े होते हैं, कुछ भी। अच्छा भाई, सिलेक्शन हुई पॉलिसी की और फिर उसको अप्लाई करना होता है। तो सिलेक्शन में तो बात अलग थी, अप्लाई करते हुए कोई गड़बड़ हो गई, एरर है। इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसी का लफ्ज़ यहां देख के परेशान ना हो जाओ। ये क्या कह रहा है, सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी कह रहा, अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी में मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना था, ये हमारी पॉलिसी है, गलती से एक्सपेंस आउट कर गए, ठीक है। अच्छा, ओवरसाइट्स, मिस्ड इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, गलतियां। फ्रॉड, अंडर ओवरस्टेटमेंट ड्यू टू सिस्टम एरर, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम एंड सो ऑन। ये तो भाई एक एंडलेस जो है वो लिस्ट है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल एरर समझ आ जाता है, आपको सामने नजर आ जाता है। अब ये क्या है जी, यानी नोट। उस्ताद किधर है यार, उस्ताद नू लभो यार, बड़े दिन हो गए ने उस्ताद। उस्ताद, उस्ताद याद आया, चेंज इन पॉलिसी का नोट, करंट पीरियड भी प्रेजेंट होता था, प्रायर भी। एरर करेक्शन नोट करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करते थे। बाकी ये नोट आपके सामने है, यही डिस्क्लोजर है। नेचर ऑफ एरर मैंने ये उस दिन पढ़ाया भी था आके यहाँ पे, जब मैंने यहाँ से अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर पढ़ाया था ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का, तो इसमें लिखा हुआ था फॉर करंट एंड प्रीवियस पीरियड्स, ठीक है। आज तो ये भी पढ़ सकते हैं आप, घर जाके पढ़िएगा जरा। अच्छा, फ्रॉम करंट एंड प्रीवियस पीरियड्स, फॉर करंट एंड प्रीवियस पीरियड्स, फॉर तीन में खड़े हैं, तीन में, फॉर करंट एंड प्रीवियस पीरियड्स, अमाउंट्स ऑफ एडजस्टमेंट टू ईच लाइन आइटम, एंड फॉर बेसिक एंड डाइल्यूटेड, वो भी आपको पता है, रीस्टेट हम लिख देते हैं, आप तो ये भी पता है आपको, ठीक है ना। अच्छा, वो ये असल में यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि चेंज इन पॉलिसी वजह से प्रॉफिट बदला ना, प्रॉफिट बदला तो ईपीएस भी बदलेगी, प्रॉफिट जो बदल गया तो फिर वो भी बता देते होते हैं। लेकिन ये अभी तक इकट्ठे नहीं हुए थे, ईपीएस अलग दिखाई, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको समझा दिया था रिसेंट टाइम वाले सवाल का नोट बनवा के, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। अच्छा, उसके बाद ओहो उस्ताद, ये तो है जी अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट, तो करंट एंड प्रीवियस पीरियड। लेकिन जैसे ही हम एरर के नोट पे आए, नेचर ऑफ एरर बताओ, फॉर ईच, करंट नहीं लिखा हुआ, फॉर ईच, पीछे क्या लिखा था, फॉर ईच करंट एंड प्रायर पीरियड, और यहां पे
फॉर ईच प्रायर पीरियड। जब एरर का नोट आया तो सिर्फ 15 में खड़े हैं, 15 को नहीं, सिर्फ प्रायर पीरियड या पीरियड्स, ठीक है। तो फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू ईच लाइन आइटम इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बेसिक एंड डायरेक्ट डीपीएस, ठीक है। तीसरा, करेक्शन एट स्टार्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड, वही जो ओपनिंग रीस्टेट होता था। सवाल कहाँ गया, वो वंडर वाला था ना, एरर वाला, क्योंकि पॉलिसी वाला तो उधर पड़ा हुआ था। ये इसका नोट जहाँ नहीं बनाया था, ओ नो, बोर्ड में बनाया था, ओ नो, कोई तो मिलेगा, कोई तो मिलेगा, कोई तो मिलेगा। ये है वंडर लिमिटेड, नहीं है इसमें, ये है चेंज इन इक्विटी। मैं ढूंढ रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, हाँ ये मोहानी में तो चेंज इन पॉलिसी था। कोई एरर बताओ, कोई एरर बताओ जिसमें ओपनिंग हिला हो। चलो दफा करो, मिट्टी पाओ, छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, ये सवाल के अंदर बस बोल देंगे कि एरर, अगर एरर हो तो इस तरह। देखो ये चेंज इन पॉलिसी है सवाल में तो, लेकिन समझो कि ये एक एरर हुआ था, जो एरर 2001 में हुआ था। 3 की गलती 3 में सही की, 2 की गलती 2 में सही की, 1 और उससे पहले की सारी गलतियां, यही लिखा हुआ था यहाँ पे, करेक्शन ऑफ एट स्टार्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड। ये है करंट पीरियड, ये है करंट पीरियड, यहां से यहां तक, ठीक है। और ये है प्रीवियस पीरियड, एक मिनट, ये है प्रीवियस पीरियड, ठीक है जी, ऐसा ही है। और ये है स्टार्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड, ये भी तो चेंज हुआ है, यही कह रहे थे बस असल में, ओके। अच्छा, ओ दोवां पासे आ गया जे, छा गया जे उस्ताद, ठीक है जी, ओके। अब जी लास्ट, इफ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इम्प्रैक्टिकेबल सर्कमस्टांसेस, बताओ कि क्यों है, आग लग गई सी जी, ठीक है, ओके। अब ये हमने एरर वाला पढ़ लिया, अब वापस चलते हैं ज़रा एमसीक्यूज़ पे। जो पॉलिसी चेंज एस्टीमेट चेंज वाला आ गया बीच में, तो वापस आएंगे दोबारा। उसके बाद मुझे भी लग रहा है काम हैवी हो रहा है, तो IE33 की थ्योरी और एमसीक्यूज़ हम आगे भी डाल सकते हैं। इसको पूरा करके हम वो पास पेपर जो रिसेंट वाला है वो कर लेंगे, ज़रा एन्जॉय करेंगे। फिर देखो ना, अब चाय आने तक तो आप जा भी नहीं सकते, ज़रा लेट लाना चाहे भाई। हाँ, नमाज से पहले पहले जाते हुए बेशक पकड़ा देना इनको, मैं एंजॉय कराता हूं तुम्हें, इधर एंजॉय करना है, एंजॉय करने आए हो। अच्छा जी, आप देखो भाई, ये जल्दी जल्दी होने वाले एमसीक्यूज हैं, आप हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। करेक्टिंग द रिकॉर्डिंग मेजरमेंट डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट्स इन फाइनेंशियल एज इफ प्रायर पीरियड हैड नेवर अकर्ड, दिस इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहा था, चेंज इन पॉलिसी की होती है, एरर की नहीं होती। देखा, एमसीक्यू बन गया छोटी सी बात से, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होता है एरर को ऐसे सही करके लाना जैसे कभी था ही नहीं। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है पॉलिसी को ऐसे अप्लाई करके लाना जैसे वो हमेशा से अप्लाइड थी। अब ऊपर एरर की बात कर रहा है, ओके। तो ए वाज द करेक्ट ऑप्शन, नो नो नो। Specific principles based convention rules practices applied in accounting policies, ये तो पहली एप्लीकेशन थी। नो नो नो, चेक कर लो, ये सबसे पहली डेफिनेशन ये लिखी हुई थी जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी IAS 8 की। दीज अकाउंटिंग पॉलिसी का होती है, दीज आर रूल्स कन्वेंशन वगैरह वगैरह ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ओके। ये बहुत आसान एमसीक्यूज है। अब आगे कैलकुलेशन वालों पे जरा रुकना है जाके। एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लाया बिल्ली टी, ओ इसके लिए जाना पड़ेगा हमें फिर थ्योरी पढ़ने, जो थोड़ी सी रह गई है पढ़ने वाली। इतनी देर क्यों लग जाती है वापस जाते जाते, इतना लंबा चैप्टर हमने पढ़ लिया है और हमें लगता है कि अच्छा जी अदर एस्पेक्ट्स फिलहाल पेंडिंग लिख लेंगे इसके साथ घर जाकर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, ये जितना पढ़ना होगा, जो पढ़ना होगा, जब पढ़ना होगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा, आप इसको भूल जाएं। पेज 393 को, ओके। एरर पढ़ा दिया, ये चेंज इन पॉलिसी पढ़ा दिया, दरमियान वाला रह गया, अब ये भी पढ़ लेते हैं, चलो।
ताकि इससे जान छूटे जी। अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? अंदाजे हैं जिनकी बेस बहुत सारे, जिनकी बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई होती हैं। हम बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए। डेटर्स इतने भाग सकते हैं, भागे नहीं है, भाग सकते हैं। आगे जाके आगे 37 पूरा स्टैंडर्ड है प्रोविजंस के ऊपर, पूरा स्टैंडर्ड है, वो एस्टीमेट्स ही हैं। केस हुआ है, इतने पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है जी। 20 साल बाद हमने ये प्लान डी इंस्टॉल करना है, इतने पैसे देने पड़ सकते हैं। टैक्स वालों को इतने पैसे टैक्स की मद में देने पड़ेंगे। चीज़ें कंफर्म नहीं होती, टाइमिंग अमाउंट तो खैर अंदाजे होते हैं। अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? इट इज़ मेड फॉर एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन आइटम कैन नॉट बी मेजर्ड विद प्रिसीजन। कोई ये नहीं कह सकता 100 रुपए के डेटर्स में से पक्का कितने भागेंगे, शक ही होता है, ठीक है। तो एस्टीमेट क्या है? अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? वो अंदाज़ा जो ऐसी चीज़ के बारे में लगाया जाए जिसके बारे में कोई सही कंफर्म फिगर बता ना सकता हो, तो फिर अंदाज़ा ही लगाएंगे उसी को। अंदाजे का नाम अंग्रेजी में एस्टीमेट है, अकाउंटिंग एस्टीमेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब अंदाज़ा लगाएंगे, रादर मैनेजमेंट मेक्स एन एस्टीमेट। अब अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज भी आ जाता है, अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज भी आ जाता है। ये देखो, मैंने कहा यहीं से ले जाए ना उठाकर, फिर कौन लिखे। अच्छा बच्चों, आपने जो अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज पढ़ रखा है आज तक, आपने जो अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज पढ़ रखा है आज तक, वो ज़रा को बताएं एग्जाम्पल में, बताएं बताएं बताएं। यूजफुल लाइफ वगैरह का बदल जाना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है। ये देखो, चेंज इन एस्टीमेट क्या है? वो कहता है जी, इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ, it is an adjustment of carrying amount of an asset, आगे ना पढ़ो, that results from assessment of present status or expected future benefits। ये प्रेजेंट वैल्यू मेथड चेंज, लाइफ चेंज, ठीक है। ये सब क्या है? ये चेंज इन एस्टीमेट है। लाइफ बदल गई, आरवी, लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, इनका बदल जाना, ये चेंज इन एस्टीमेट है। ये तो समझ आता है, ठीक है। चेंज, तो इन सब चीज़ों में चेंज होना, ये एक्सपेक्टेड पैटर्न का चेंज होना है, और ठीक है ना। प्रेजेंट स्टेटस, फ्यूचर बेनिफिट्स के जो हैं उसका प्रेजेंट स्टेटस बदल जाए, ठीक है। तो इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेटस और एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स। अगली बात, इट इज़, अब जैसे पढ़ा रहा हूँ ना वैसे वैसे ही पढ़ना है, पहले मैंने यूँ पढ़ाया है। इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ, इसको ज़रा अलग रखें, ठीक है, इसको अलग भी पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। ये तो वैसे ही हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। इतने गुस्से में क्यों आई? अच्छा जी, एक एस्टीमेट में चेंज क्या है? रेजिडुअल वैल्यू लाइफ डेफिनेशन मेथड का बदलना, ये तो हमें वैसे ही पता है, ठीक है। मुश्किल बात ऊपर वाली है। अब जैसे मैं बेसिकली ना इसको इसके साथ ही मिला कर रखें, ये यहाँ पर था, मैं नीचे ले गया, माजरत यार, आ जा भाई आ जा, ठीक है। अब फिलहाल ये तो आसान हो गया, ये हो गया जी। ये देखें, इट इज़ एन एडजस्टमेंट, ये दोनों कलर आ रहे हैं ना इसमें। इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ द अमाउंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एन एसिड। एसिड की पीरियोडिक कंजम्पशन, एसिड कैसे कैसे कंज्यूम होना था, एक्सपेंस आउट होना था, उसके अंदर क्या आ जाए? एडजस्टमेंट, यानी चेंज, ठीक है ना। तो ये तो हमें पहले ही पता था, ओके। फिर उधर से देना शुरू कर दें, कैमरे से बचा के ज़रा इनसे, इनको बता दें कहाँ से चलने। अच्छा, अगली बात, मुश्किल क्या चीज़ बनाती है? ये वाली, इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड या कैरिंग अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड कैसे बदलता है जी? प्रोविजन डेटर्स की। क्या मतलब? अगर आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बदल जाए, समझाऊंगा एक निकी सी एग्जांपल से। डेटर्स थे आपके 100 रुपए के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थी 10 रुपए, 90 रुपए डेटर्स की बुक वैल्यू थी। आज ही पढ़ा है इत्तेफाक से,
डेटर्स नेट डेटर्स, ठीक है। आपकी प्रोविजन में चेंज आ गया, प्रोविजन होगी 12 रुपये, 18 रुपये, तो डेटर्स कितने हो गए? तो आपकी प्रोविजन में चेंज आया एस्टीमेट में, जिस वजह से कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट बदल गई। अब पढ़ो, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट is an adjustment of carrying amount of an asset that results from assessment of a previous status of expected future benefits। अंदाजा बदल गया, पहले सोचा था 10 भागेंगे, अब भाग रहे हैं 18। तो ये एक ऐसी एडजस्टमेंट हुई जिसने कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट को बदल दिया। मैंने मिसाल में, ये क्या है, ये प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट क्या है, ये एग्जाम्पल है इस पहली लाइन की, एग्जाम्पल, ओके, लिख लें इसके साथ। नेक्स्ट, अब दूसरे वाले को पढ़ना है। इट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखें प्रोविजन फॉर वारंटी, ग्रेचुटी, वारंटी, ये दोनों आती हैं। ये मैंने आपको वैसे आज अंदाज़ा दे दिया है, एक इंदिया जाहिर कर दिया है कि मैं थोड़ी सी बात इसकी भी करूँगा, ठीक है ना, आपके साथ कैश फ्लो में, लेकिन सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ। वारंटी क्या है? हमने एसेट हमने मोबाइल बेचा विद वारंटी। अब 1 साल की वारंटी है, तो अंदाज़ा लगाएंगे कि यार इसमें से ना इतने सही होने आएंगे, इतनी कॉस्ट पड़ेगी। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आप रिकॉर्ड करो वारंटी को इसी साल में, सेल जो इस साल में बुक की है, ठीक है। अब फ्यूचर में इतने आए या ना आए ये कंफर्म तो नहीं होता, तो ये भी एक एस्टीमेट ही होता है। अब हमने प्रोविजन फॉर वारंटी को बदल लिया। हमने सोचा था 10% लोग सही कराने आएंगे, हमने एक्सपीरियंस किया यार मोबाइल बड़ा अच्छा बना दिया हमने, कहीं सिर्फ 5% ही आ रहे हैं, तो बदल डालो इस प्रोविजन की एस्टीमेट वाली फिगर को जो आपने इस साल के एंड पे लगाना है। अब जब आपने ये क्लोजिंग प्रोविजन को बदलना है तो ये क्या है, ये एक लायबिलिटी ही है, वारंटी की प्रोविजन, इसकी कैरिंग अमाउंट बदल जाएगी। तो बस सिंपल है, आप 2 एग्जांपल्स लिख लो इसके आगे, वरना ये ना परेशान करती है लाइन, ओके। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? इट इज एन एडजस्टमेंट, इट इज अ चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। एग्जाम्पल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा, ये जरा मुश्किल था इसलिए एग्जाम्पल समझाया, ठीक है। या कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, वारंटी की प्रोविजन, ठीक है, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेटस और फ्यूचर बेनिफिट्स, बस, ठीक है। लेकिन ये भी लिखी होगी स्टैंडर्ड में, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है, अच्छा यार ये वाली बात जो है ना, प्लीज प्लीज, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कभी भी न्यूमेरिकल सवाल पे इसको मेरे हाथ देख लो, ये ना अप्लाई कर देना, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए ये बात कर रहा हूं, सुन लो फिर बताता हूं, इधर देखने से क्या होगा। आपको कभी पर्चे में सवाल आए और आपको समझ नहीं आ रही कि ये चेंज इन पॉलिसी है या चेंज इन एस्टीमेट है, तो आप देखो अकाउंटिंग फर्क है। अगर चेंज इन पॉलिसी आपने अज्यूम किया तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, और अगर एस्टीमेट चेंज अज्यूम किया प्रोस्पेक्टिव है। अब दिल तो कहेगा चेंज इन एस्टीमेट ही कर ले, लेकिन आपको पर्चे के लिए ये टिप है कि अगर आपको ना पता चल रहा हो कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है या अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है, तो पर्चे में पॉलिसी ही समझना, ठीक है। साइलेंट नहीं होगा इंशाल्लाह सवाल। लेकिन वैसे आपको प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में ओरिजिनली जब जिंदगी में आपके सामने बस यार ये पकड़ ले जाओ और डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना। आपकी जिंदगी में कभी ये दोराहा आपके सामने आए कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और आपके सामने एक चीज चेंज हुई है, आपको समझ नहीं आ रही है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है या एस्टीमेट का चेंज है, तो स्टैंडर्ड ने कहा ऐसी सूरत में इसको चेंज इन एस्टीमेट लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं हाथ बांध के कि पर्चे में ना आपको थोड़ा सा अपने नॉलेज के मुताबिक ही चीज़ समझना ना, ये आपने कहना लो जी वो लिखा हुआ था हम तो चेंज इन एस्टीमेट ही कहेंगे, ऐसा ना करना। पर्चे के अंदर वो आपको पॉलिसी चेंज करवा के इंशाल्लाह नोट बनवाएगा, ठीक है ना। लेकिन एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन है, नोट sometimes it is difficult to distinguish between accounting policy and change in accounting estimate. In such a case it is treated as change in estimate. लेकिन यहां पर आपने लिखा for practical life, ओके, ये वहां पे जाकर यूज करना एंड MCQs इसको आपने अप्लाई नहीं करना प्लीज, अपने नॉलेज को यूज करते हुए अपने न्यूमेरिकल सवालों में, ओके। हाँ जी, ट्रीटमेंट क्या होती है किसकी यार, इसकी एग्जाम्पल कोई भी बना लो यार, कोई भी बना लो, आपको तो पता ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो कोई भी बना लो।
फिलहाल आपको सामने नजर आएगा जो असल में ना, आपको मैं क्यों ये कह रहा हूं रिलैक्स होकर, आपके सामने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके नॉलेज के मुताबिक पॉलिसी डिफाइन कर रहे होंगे, ये हमारी पॉलिसी है। जब वो बदलेगी तो उसको चेंज इन पॉलिसी कहोगे। उसके अलावा आपने जो पढ़ा है मोटे मोटे 2-4 चीजें, वो एस्टिमेट चेंज है, इसके अलावा बाहर जाएगा नहीं। तो एक स्टैंडर्ड में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ से छोटी सी बात लिखी हुई है, मैंने वो बता दी। अगर डिस्टिंग्विश ना कर पाओ, हाँ, जब आप कैफ करके CFAP करके फाइनल के बाद क्वालिफाई करके कहीं बैठे होगे ना, तो वहां पे आपको बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीज़ों का पता होगा। फाइनल पढ़ लो ना, अब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वहां पर जाकर भी आप सारे नॉलेज को सामने रखकर भी सोचेंगे तो आपको किसी चीज़ के बारे में अगर समझ नहीं आ रही होगी ना, तो उसके बारे में स्टैंडर्ड ये कहता है, ठीक है ना। तो बस MCQs पे अप्लाई करना। ट्रीटमेंट क्या है जी चेंज इन एस्टिमेट का? अप्लाई चेंज एज सिर्फ करंट और फ्यूचर, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किसे कहते हैं? अप्लाइंग न्यू पॉलिसी आफ्टर डेट एज दैट विच पॉलिसीज चेंज, ठीक है। और रिकग्नाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स। इसकी एग्जांपल भी बहुत सारी हैं। चेंज इन डेप्शन मेथड, चेंज इन अलाउंस फॉर इररिकवरेबल रिसीवेबल्स, ये भी आगे मुख्तलिफ, ये MCQ से उठाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है जी। चेंजिंग चार्जिंग डेप्शन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो गया स्ट्रेट लाइन से, एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये आगे भी एग्जांपल ऐसी हैं। चेंज यूजफुल लाइफ ऑफ मोटर व्हीकल, अभी पढ़ के आए हैं। चेंज डेप्रिसिएशन मेथड, रिवाइजिंग रिमेनिंग लाइफ, ठीक है, एग्जांपल्स। अब वारंटी प्रोविजन अंदाजा, डिस्क्लोजर ऑफ नोट में क्या था उस्ताद आ रहा ही, चेंज इन एस्टिमेट on Yakam January, life of plant was changed from this to this. The effect of this change is this and this. Nature and amount of change. Nature, life of plant was changed. Amount, itni change. Accounting estimate. The effect in current period and future, if practicable, तो future periods. ठीक है जी. If effect of future period impracticable, estimate. इम्प्रैक्टिकल टू एस्टिमेट इट शैल बी डिस्क्लोज। अगर फ्यूचर में जाना इम्प्रैक्टिकेबल हो तो बता दो। भाई समझ आ गई? चलो ओके जी। अब आ जाए वापस MCQs पे जी। MCQs पे वापस आ जाए। अब जो रहता था ना वो भी पढ़ लिया। अदर एस्पेक्ट्स भाई पेंडिंग है, पक्के पेंडिंग है, ठीक है ना। जब मुझे जरूरत महसूस होगी मैं देख लूंगा ना उनको कि कुछ पढ़ने वाली चीज है या रहने दे, खामोश रहें। अब काम खत्म हो गया। आइए सेठ तो अल्लाह का शुक्र है खत्म हो गया। नहीं यार मैं पी के आया था क्लास में। एडजस्टमेंट ऑफ, भाई खामोशी से देखें, मतलब खत्म हो गया। MCQs तो करके ही खत्म होना है ना, वैसे मतलब डिस्कशन खत्म हो गई। एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी और कंजम्पशन, अभी ये डेफिनेशन पढ़ के आए। दिस डिफाइंस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ना, ठीक है, देख लो अभी हाँ, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी इज एन एग्जाम और कंजम्पशन ऑफ एन एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन असेसमेंट। दिस डिफाइंस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अभी डेफिनेशन पढ़ाई है। वो वारंटी की एग्जांपल दी, प्रोविजन की एग्जांपल दी, लाइफ वगैरह की चेंज की एग्जांपल दी। ओके जी, जूस वाले जूस ले लें। अच्छा जी, चाय वाले चाय ले लें। मुझे पानी मिल गया है। मैं तो वो पेट्रोल डाल के आता हूँ अगली क्लास में, अगर एक्स्ट्रा हो तो। चाय पिए बगैर कैसे आ सकता? दूध वाली है? पानी चाहिए? चलो अच्छा जी सुने, चलें बस। Applying new policy to a transaction as if that policy had always been applied is retrospective restatement. नहीं, अच्छा ओके। ओह फिर आ गया जी, सवाल वही है लेकिन कैलकुलेशन है। अच्छा ये तो होमवर्क है, नहीं समझ आई थी इसकी।
इसीलिए तो मैंने कहा है होमवर्क है। बहरहाल कल भी इसको देखा जा सकता है, एक आधा छोड़ेंगे बस। 16 पढ़ने दो मुझे, जिसमें मसला नहीं उसको छोड़ दिया है। इमारत टेक्सटाइल परचेज, मैंने वैसे बेसिकली ये दोनों करवाने हैं, आपको भी पता है। इमारत टेक्सटाइल परचेज अ प्लांट ऑन जैकब जनवरी एट दिस टाइम एट द डेज दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट वाज एस्टिमेट 10 years आफ्टर दिस एस्टिमेट रिमेन। ये भी होमवर्क है जी, ये तो चेंज इन एस्टिमेट का सवाल है, ये तो इतने ज़्यादा कर रखे हैं हमने। कीजिएगा, किसी को भी मसला आया तो मैं ज़रूर करवाऊँ, एक बच्चे को भी मसला आ गया मैं ज़रूर करवाऊँगा, एक को भी ना आया तो शायद फिर भी करवा दूँ, लेकिन भूल गया तो फिर माफ़ी है, लेकिन किसी को मसला आया तो बता दें। ओह, फेवरेट क्वेश्चन। अ कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 एंड डिस्कवर्ड दैट इन प्रीवियस ईयर फॉलोइंग अमाउंट्स वर इनकरेक्टली कैपिटलाइज्ड इन एन इंटेंजिबल। कोई बात नहीं, आपने इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ वाला इंटेंजिबल होना जी, तो उसको आपने अमोर्टाइज नहीं करना होता, लेकिन अब ये IAS 38 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं, लेकिन आपको क्या ज़रूरत है ये बातें सोचने की। आपको सवाल में लाइफ नहीं गिवन, इनडेफिनेट लाइफ है ना, लाइफ नहीं गिवन, मेथड या रेट नहीं गिवन, तो आप डेप्रिशिएट नहीं करते होते, बस इतना काफ़ी, ठीक है। बाकी ये इंटेंजिबल है, आप इसका इन काट के सोच लें और आसान हो गया जी, बस अब आपका सवाल बन गया ये। अ कंपनी इज, वैसे ICAP ने ये भी कह दिया है, लेकिन वो NPO में कहा है कि इंटेंजिबल वाली बात जो उसमें लिखी है वो टेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। इंटेंजिबल वैसे भी टेस्ट नहीं कर सकता IAS 38 FAR 2 के सिलेबस में, ओके। कितने गया जी। कंपनी 31 दिसंबर ईयर एंड 31 दिसंबर 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है और पता लगा है कि पिछले साल में एक गलती पकड़ी गई है कि ये वाली अमाउंट्स हो साल नहीं, पिछले सालों में 19 में खड़े होकर पता लगा 18, 17, 16, 15 में ये जो अमाउंट्स थी ये इनकरेक्टली कैपिटलाइज होती रही, यानी कि रॉन्ग क्या किया है इन्होंने, इंटेंजिबल एसेट, मैं IA लिखूंगा, इंटेंजिबल एसेट। आपने I को फोकस नहीं करना, एसेट को फोकस करना है बस, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट करते रहे हैं ये मुख्तलिफ अमाउंट्स से, जबकि ये होना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं कि अमाउंट्स वर इनकरेक्टली कैपिटलाइज का मतलब ये है कि फिर ये एक्सपेंस होगा ना, यानी ओरिजिनल होना चाहिए था, ओरिजिनल होना चाहिए था एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पर रॉन्गली कैपिटलाइज होता रहा, यानी इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट होता रहा, ठीक है जी। तो अब सही करना है तो करो फिर, ये तो दिमाग में करना था आपने जी। हाँ, 2015 से काम शुरू होना है। चलो जी, एक बार वर्किंग होगी दोनों MCQs फुड़क जाएंगे साथ ही, ठीक है। और 2015 में रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करनी है जी, एक्सपेंस डेबिट करके इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट करना है हमने 3 से। 2016 में 4 से, लेकिन फिगर बदल जाएगी, एंट्री सेम रही जी। 2017 में फिर 4 से एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट, और 18 में 5 से। अच्छा, किसी के पास ना अगर पुरानी दफ़ा की पिछली अटेम्प्ट की बुक है तो बच्चों उसमें ये सलूशन सही नहीं है, लेकिन वो मैंने पिछली क्लास में जब बच्चों को पढ़ाया था तो उनको सही करा दिया था। मतलब बेसिकली ये IAS 8 पहले FAR 2 में होता था ना, तो वहाँ पे IAS 12 भी अप्लाई होता था, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसके अंदर ना टैक्स की एडजस्टमेंट थी और वो क्वेश्चन और सोल्यूशन में भी रह गई थी, ठीक है। फिर वो मैंने रिमूव करके सही सोल्यूशन दिखा दिया था। इस तरह वाली किताबों में तो सोल्यूशन सही है, करेक्शंस होती रहती हैं। पिछली बार वाला को बच्चा है तो वो इसी सोल्यूशन को देखेगा, नए को नहीं देखना। अच्छा, अब अगली बात यह है बच्चों कि लाइफ इनडेफिनेट है, खुदा ना खास्ता ये लाइफ डेफिनेट होती तो एसेट कम हो रहा है तो डेप्रीसिएशन, नाम डेप्रीसिएशन ही रखो, वैसे होती है अमोर्टाइजेशन है, ठीक है ना, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर लाइफ गिवन होती तो डेप्रीसिएशन भी बदल जाती, लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके। यही एडजस्टमेंट आपको ऐसे आई है जैसे आसिफ इंजीनियरिंग वाला सवाल था, ऐसी थी,
हर साल। और फिर अगर लाइफ गिवन होती तो इसकी डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट 16, 17, 18 में, इसके डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट 17, 18 में, 16, 17, 18 में, इसका सॉरी इसका इम्पैक्ट 15, 16, 17, 18, 16 वाले का डेप्रीसिएशन का, 17 वाले का, 18 वाले का। ये बिल्कुल सर आसिफ वाला सवाल होगा, आसिफ इंजीनियरिंग वाला, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल पढ़ते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ, बस आगे बाद में देखते हैं कौन से पीरियड की बात कर रहा है। फिलहाल ना इतना पता लग गया है कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम अगर बना लिया ना तो मेरा ये सवाल हो जाना है। फिलहाल ऐसे लग रहा है, ठीक है। चलो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, हम 18 में खड़े हैं और हेलो यार, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, इधर ही खड़े हैं ना हम। अब ओपनिंग 2 दफ़ा आएगा। क्यों 2 दफ़ा आएगा? अच्छा, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। अच्छा चलो वहीं ऊपर लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। उसकी वजह यह है कि 18 में खड़े हैं तो 18 और 17 की गलतियां तो यहां पर सामने आ जाएंगी, उससे पहले वालों को ओपनिंग में। फिर क्लोजिंग और क्लोजिंग, यहां पे लिखोगे 31 दिसंबर 18, यहां पे 31 दिसंबर 17, यहां पर यकम जनवरी 17 लिख लो, यकम जनवरी 17 लिख लो, और यहां पे प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स, एरर शेरर नहीं बोलना, फिर कभी पॉलिसी चेंज आए तो वो लिखना पड़ेगा, नया काम, ठीक है। अच्छा जी, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बना रहे हैं हम, ठीक है। अब कोई प्रॉफिट प्रूफिट दिए हुए हैं? कख नहीं दिया हुआ, कोई गल ही नहीं, कोई गल ही नहीं। ये तो बता दो कि पैट ऑफ 17 इधर आएगा और पैट ऑफ 18 इधर आएगा। ओके डन। अब यहां पर 17 का गलत प्रॉफिट पकड़ेंगे, यहां पे 18 का गलत प्रॉफिट पकड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे। लो भाई, मैंने वो फॉर्मेट बना दिया जो आपको बहुत महबूब है, आपको वो पता है, आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अब जी ब्लू एडजस्टमेंट के लिए यूज करते थे। 18 के साल में एक्सपेंस को करो डेबिट, यानी बढ़ाओ, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट 18 के साल में क्या करोगे? -5, ठीक है। 17 के साल में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है ना, सिर्फ 17 में करोगे, 17 को देखोगे, ठीक है ना। बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे कि एज ऑन करना है तो मैं स्टार्ट से देख कर आऊं जी। 4 से एक्सपेंस बढ़ाओ, प्रॉफिट 4 से कम हो जाएगा। अब इससे ऊपर 16, 15 या जितने मर्जी साल्स हों, इनका इंपैक्ट ओपनिंग पे डालना है। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। 16 में एक्सपेंस 4 से बढ़ा तो प्रॉफिट 4 से कम, 15 में एक्सपेंस 3 से बढ़ा तो 3 से कम, यूं लिख देते हैं जी -3 -4, ठीक है जी। तो टोटल में -7 हो गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है ओपनिंग का, इसीलिए मुझे नहीं पता है क्लोजिंग का। क्योंकि मुझे नहीं पता असल प्रॉफिट का, तो मुझे नहीं पता इधर, नहीं पता इधर, नहीं पता, लेकिन फॉर्मेट सारा आपके हिसाब से बना दिया है। जो डाटा सवाल में गिवन है ना, उससे बस यही कुछ बन सकता था मुझसे, ठीक है। अब मैं रिक्वायरमेंट पढ़ता हूं। अब रिक्वायरमेंट सवाल करा दिए दोनों, मैंने चेक करो। What should be deducted from retained earnings in statement of change in equity on यकम जनवरी 18, यकम जनवरी 18, ये वाले की बात कर रहे हैं। What amount should be deducted from, अच्छा, retained earnings में से क्या चीज डिडक्ट होगी? तो मेरे ख्याल में तो ये 5 ही है, क्या ख्याल है? नहीं तो यकम जनवरी 18, सॉरी यकम जनवरी 18 पर यहां पर, अच्छा रीस्टेट, सॉरी रीस्टेट कहां कहां आएगा? रीस्टेट कहां कहां आएगा? जल्दी से बोलो। इस ओपनिंग पे, इस प्रॉफिट पर, 17 का प्रॉफिट तो गुजर गया भाई, ठीक है। अब जी बच्चों,
ये और ये, कोई और कलर करें, ये और ये। देखो ना, इस फिगर पर आते आते क्या डिडक्ट हो चुका है ये पूछ रहा है। जरा सुनो अब इधर दोबारा से। रिटेन, व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट नहीं कह रहा, फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स इन चेंज इक्विटी ऑन यकम जनवरी 18। इस फिगर की बात कर रहा था कि इसमें से क्या कुछ माइनस होगा। तो हमारी इस गलती को सही करने की वजह से एक 7 माइनस हो रहा है और एक इस प्रॉफिट को कम करने वाला ये 4, ये भी माइनस हो रहा है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें माइनस हो गई। अब रिटेन्ड अर्निंग में से टोटल 4 और 7 11 ना माइनस हो गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 11, बस यही आंसर था इसका। 7.7 है। ठहर जाओ यार, देख लेते हैं क्या हो गया, मसला क्या है। तय कंट्रोल एंड, आ जाना यार, कंट्रोल एंड आ गया। एमसीक्यू नंबर, यार किताब पुरानी है ना तुम्हारे पास, 17 है ना। ये देखो रुपी, अच्छा और यार इधर देखो, इधर देख लेते थोड़ा सा, अल्लाह हिदायत दे। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स में डिक्रीज है 11 का। 2018 के साल को इसलिए इग्नोर किया है कि सवाल यकम जनवरी 18 की रिटेन्ड अर्निंग्स मांग रहा है। बाकायदा उर्दू में लिख के बताया था, इसे पढ़ लेते। और यार कभी गलती मिस प्रिंटिंग भी, असल में ये मैंने कहा सवाल वो थे, मैं ये बदलना भूल गया था, अगली बार ये भी बदलूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ करेक्शन रिक्वायर्ड, और बात सही है, सही है। अच्छा जी, वो करेक्शन क्या रिक्वायर्ड है वो मैं इसको चेंज कर लूँगा। ठीक है ना, उसमें बाकी मैंने सारा कुछ चेंज कर दिया था, बस ये यहाँ पे ऐसे ही लिखा रह गया। अच्छा सुनो सुनो, लेकिन अब जो है सो है यार, अब हो गया ना, बस दोनों में कर लो, दोनों में कर लो बेटा आप। ठीक है, अच्छा जी सुने बच्चों, पहली बात सुने, आप एंट्री से भी समझ सकते थे। आपको याद है मैंने कहा था 18 को कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, और ये सारी एंट्री 17 वाली कर लो। अब आपको सिखाया था एसेट वाली साइड को लिख लो, तो 3 + 4 + 5, नहीं 4 ही है, कितना बनता है, तो बैलेंसिंग फिगर रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक दो, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट यानी रिड्यूस हो गई 11, यहां से भी बन रहा था जी बेटा। अच्छा, रॉन्गली कैपिटलाइज किया है, कैपिटलाइज ना करते तो फिर क्या करते, ये आप बता दें, बता दें। असल में ना नेचर ही सामने जुमले की ऐसे है, मतलब इतनी बारीक सी चीज़ को तो कोई भी ना सोचे, फ़ायदा को नहीं ना, पर्चे में फंसने वाली बात है, सादा सी बात है। 19 से पता चला है कि प्रीवियस ईयर्स में इनकरेक्टली कैपिटलाइज किया है इंटेंजिबल में इन कॉस्ट्स को। अगर ना करते तो फिर जाहिर सी बात है दो ही ऑप्शन होते हैं, एक्सपेंस आउट, एक चीज़ आपने खरीदी है, या आप उसको आज एक्सपेंस बनाओगे या एसेट बनाओगे, तीसरा क्या बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ले भाई अगली बात, सवाल सेम है। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट 18 पर, लो ये 5 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, रिड्यूस बाय ₹5, तो -5, ये -11। ठीक है जी, तो इसमें भी अगर सोल्यूशन में गलती है तो बेटा इसको सही कर लेना। ओके, इसको 5 कर लो, इसको 11 कर लो। ठीक है, अब तुम्हारी तकलीफ कुछ कम होगी, हो लिख दिया मैंने। गुस्सा क्या कर गए यार, बच्चे बने तो तुम लोग, 2 MCQ रह गए, 3 19। Most of entities competitors value their inventory using FCO, whereas entity uses the first in first out. अभी हैं 5 मिनट, नमाज में 10 मिनट है। Value of inventory at 30 September on FIFO is 20, however on FCO it is valued at 18.
बाय अडॉप्टिंग सेम मेथड एज इट्स कंपेटिटर इन्वेंट्री वॉज रिपोर्टेड एट 15 हैं। हाउएवर ऑन एवको बेसिस रूट कर क्या रहे हैं ये। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट इन द ईयर 31 दिसंबर 13। हाँ जी, इसकी को समझ आई थी क्या हो रहा है। एलडीटी यूज कर रही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। 30 सितंबर 13 इनका ईयर एंड है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 13 में फाइफो के अंडर थी उनकी 20, हाउएवर एफको की बेस पे बनती है 18। बाय अडॉप्टिंग द सेम मेथड एफको एज कंपेटिटर द इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 12, ये पिछले साल की थी 15 जो इस साल पे ओपनिंग बन जाएगी, इसका ये असर पड़ता है। ओ तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट वाली वर्किंग ही बन रही है, मेरे ख्याल में तो 1 मिनट का काम है जी। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 30 सितंबर, पहले 12 का लिख लो, खैर है 12 और 13। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 12, जो ये ओपनिंग कह रहा है पिछले साल क्लोजिंग ही था ना, 30 सितंबर 12 का क्लोजिंग स्टॉक वॉज रिपोर्टेड एट 15, वॉज रिपोर्टेड एट 15। हाउएवर ऑन एफ को अब चेंज कर दिया ना जी हमने कि हम कंपेटिटर जैसे हो जाएं ताकि लोग कंपैरिजन कर सकें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर हम ये करते हैं तो क्लोजिंग ऑफ 12 15 से 13.5 पे आ रहा है, यानी कम हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है, याद है, डायरेक्ट ही है भाई, तुमने सही तो जवाब दिया था। क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होता है, बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, सही है बिल्कुल। बताओ कितना, 1.6 से माइनस, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 30 सितंबर 2013, तो ये 12 जरा करीब आ जाओ जी। अब 13 में क्या हुआ है, 13 में ये हुआ है 20 मिलियन पर हमने रखा हुआ था, लेकिन एफको पे लाते हैं तो 18। लेकिन हमने ये काम किया इसलिए ताकि कंपेटिटर के साथ कोई भी हमें कंपेयर यूजर करना चाहे तो कर सके, ठीक है। सारे लोग यही यूज कर रहे हैं, हम भी यही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम कंपेरेटिव हो जाएं इंडस्ट्री से, ठीक है। लॉजिकल सी बात है, कोई मसला नहीं, 2 नंबरी कोई नहीं। 20 से 18 पे आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक है 5, हाँ ये इस साल में भी कम हो गया, कितने से 2 से। 1 मिनट, इधर नहीं इधर, चलो। अब जो 1 साल का ओपनिंग होता है वो अगले साल क्लोजिंग, एक साल का क्लोजिंग होता है अगले साल ओपनिंग बनता है, तो ये 1.6 पॉजिटिव के साथ इधर लिख दो और सोचो मोचो मत, सोचो मोचो मत। 12 पे ये इम्पैक्ट है, 13 पे ये। अब पूछ क्या रहा था ये तो बताओ, ये मैंने इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज फॉर द ईयर 13। 0.4 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर आ ही गए हैं तो सही है जी, मतलब स्टॉक कम होगा प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए, ये गलत है, गलत है, गलत क्यों है, हाँ तो सही है ना, सही है, सही तो करवा दो माइनस जी। ओके डन, नेक्स्ट। चुप कर जाओ यार, इसकी बेचारे को सुन लो कोई यार, साथ किसी ने ताली ही नहीं बजाई, ये मेरी क्लास है, डॉन एक ही होता है, तालियां बजाओगे तो कोई भी बजाएगा क्या, मेरे बच्चे हैं ये। यार तुम चुप कर जाओ, मेरा उसका मामला है, तुम बीच में वैसे ही तुम, ये लावा है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 8 in respect of change in policy are not applicable in case of change in method of inventory from, ये तो पॉलिसी चेंज है, होएगा। इनिशियल एडॉप्शन नहीं, चेंज इन रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी होता है, नन ऑफ अबव, ये तो फिर ना ही हुआ, ठीक है। तो जी बताओ, बी तो है ही, ये आप छोड़ो, फिर आपको तो रेवेन्यू पड़ा नहीं हुआ। वो क्या कह रहा है, किस किस पे नहीं लगेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी, रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी नहीं समझ आती ना, IFRS 15 नहीं पड़ा हुआ, तो ये अभी अभी तो मैंने मिसाल दी थी, ये भी तो एक तरह का रेवेन्यू रिकॉर्ड करते थे, रेवेन्यू अदर इनकम हो गई, तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि इन सब पे तो अप्लाई होगा। तो फिर किस पे अप्लाई नहीं होगा डिस्क्लोजर बनाना, मेरे ख्याल में तो इनिशियल एडॉप्शन पे। नन ऑफ अबव तो भाई ये तो इसमें आता ही नहीं है ना, ठीक है, ये तो वैसे ही इन्होंने गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, लास्ट
अभी रिक्वायरमेंट पढ़ा के भेजूंगा, माना कि सवाल नहीं करा रहा, लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ के जाना है जो टेस्ट में सवाल आया था। और सवाल इंतहाई आसान है, कितने बच्चों ने कर लिया था, तो हो जाना चाहिए था, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमने नहीं पढ़ी हुई। और यकीन माने आप, ऐसी बात नहीं है, ये जितने सवाल आपको करवाए गए हैं ये आप पिछली दफ़ा के किसी बच्चे से पूछ लें, सारे उनको करवाए गए थे और वो क्वेश्चन कहीं और से नहीं आया करते, बस आपके पढ़ने में कमी होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद IAS 8? एडजस्टिंग रेजिडुअल वैल्यू, पॉलिसी चेंज नहीं है, एस्टीमेट चेंज है। चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्शन चार्जेस कॉस्ट, हाँ ये वही एक्सपेंस को एक जगह से, ये रिक्लासिफिकेशन जब भी आएगी, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं। रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू NRV, नहीं, ये तो IAS 2 कहता है, तो B ही है। ठीक है जी, जी बेटा। अच्छा जी, अब टेस्ट वाले सवाल की सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ये मैंने ओरिजिनल पेपर यहाँ पे रखा हुआ है अब से ऑनवर्ड्स, जिसमें चेक करते जाएंगे कि जो सवाल हमने कर लिए हुए हैं, ये सवाल हमने काफ़ी इसमें से कर लिए हुए हैं, जो रहते हैं नहीं बचेंगे इंशाल्लाह। बेटा मैंने बोलने से कोई मना किया थोड़ी देर पहले, लेट होता है बंदा इस तरह से जब आप बोलते हैं, तो आपकी मेहरबानी, आप लोग आ गए हैं, है तो मेरे पे एहसान आपका, लेकिन चुप रहें यार। टैली ट्रेडर ये अभी टर्म टेस्ट में दिया था, ये सवाल आपको इम्पेयरमेंट का टेस्ट में चेक कर लिया था, बहुत से MCQs टेस्ट कर लिए हैं आपके। ये इंशाल्लाह कैश फ्लो का सवाल आपको होमवर्क में दूंगा। ये पीच ट्री आपके होमवर्क में आ गया है, ये आ गया, ये टेस्ट टर्म टेस्ट में आया हुआ था, तो ये मैंने बनवा भी दिया था, वो गैलेक्सी ये गाजी लिमिटेड। ठीक है, अब ये सवाल हो आपका टेस्ट में था, इसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूट बेसिक एंड डायल्यूटेड EPS फॉर द ईयर 30 जून 21 एंड 22। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं जी उसने नोट कहा था, नहीं, उसने कहा था कंप्यूट करो वो EPS जो हम कर सकें, टू बी डिस्क्लोज्ड इन, ये नहीं कहा उसने कि डिस्क्लोजर बना दीजिए। आप कहोगे जी ये तो कोई बात ना हुई, हमें ज़रा समझाएं ना ज़रा कंपैरिजन में, तो मैं समझा देता हूँ कंपैरिजन में। अगर कभी कहेगा ना डिस्क्लोजर बनाओ, तो वो इस तरह की लाइन लिखेगा, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ एंड रिलेटेड नोट्स, प्रिपेयर करो नोट, इस तरह से जो मैंने कार्ड दिया था वो इस तरह से, डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर ये लिखा होता ना जो मैंने काटा, डिस्क्लोज EPS इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फिर बात थी आप वाली कि ये नोट मांगा है। उसने ये कहा है कंप्यूट बेसिक एंड डायल्यूटेड EPS टू, जो हम डिस्क्लोज कर लेंगे, आपने नहीं करना। ठीक है, ये सिंपल क्या थी, कंप्यूटेशन। तो कितने गया, हाँ ये ठीक है। तो बाकी सवाल में क्या है, नेट प्रॉफिट है, इसको कुछ नहीं कहना था, ये तो इसको यूज ही नहीं करते हम, प्रॉफिट की कहानी शुरू प्रॉफिट से होती है। फिर ये 1 जुलाई पे ओपनिंग है, बिजनेस इस दिन शुरू हो रहा है, ये ओपनिंग ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। फिर इसी साल के अंदर ओपनिंग डेट पर ही ये प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हैं, कोई नॉन रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे ही नहीं, डिविडेंड भी नहीं था। फिर ये 20 मिलियन शेयर्स पार वैल्यू पर बेचे हैं, हमने इशू किए हैं। फिर ये राइट इशू हुआ है 40%, फिर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स इशू हैं। इसमें क्या ऐसी बात थी, अब लाजमी आज करके आना है आपने इस सवाल। अब आपका होमवर्क क्या बना, माना कि कैश फ्लो का होमवर्क ज्यादा है, लेकिन इसको आप बीच में अगर कभी ऐड कर लेना, ओए होए होए हो जाएगा। ये भाई इसका सलूशन भी मौजूद है, मैंने वेबसाइट पे खोला हुआ है, ये देखें। अल्लाह हाफिज।